अब आप लोग अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज लिखी हुई है, एक मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय। जी। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में हो कि हम तो वास्तु पढ़ने वाले हैं, लेकिन आचार्य जी ने सबसे पहले जो है ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है जी कि जो वास्तु पुरुष हैं उनके भी पिता शिव जी ही हैं। इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि जो वास्तु पुरुष हैं उनके पिताजी जो हैं वो शिव जी हैं। इसके ऊपर हम आगे चल के भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है इस कोर्स के पीछे, वो उद्देश्य हमसे ये कहता है कि हम लोग आगे चल के एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों। पैसे किसी के पास थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सुख बड़ी चीज है, स्वस्थ स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। शिखा जी, अमित जी मुझे जानते हैं, पूनम जी नहीं है। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। जब मेरी आयु मात्र 16 वर्ष की थी, तब से मैं अकल्ट साइंसेस के जीवन में उतरा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, ज्योतिष सीखी, वास्तु सीखा, टेलीपैथी सीखी, मंत्र तंत्र यंत्र के ज्ञान लिए और जीवन में आगे बढ़ता गया। पिछले 7 वर्षों में लगभग 250 से ऊपर फैक्ट्रीज का मैं वास्तु कर चुका हूं। इन सभी फैक्ट्रीज में जब आप लोग में से कुछ लोग जो हमारे सहयोगी बनेंगे, मैं वहां पे भी आप लोगों को लेकर के जाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि आखिर घर के अलावा ऑफिस, फैक्ट्री, यहाँ तक कि मंदिर के भी वास्तु किए जाते हैं। शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो। अच्छा, तिरुपति बालाजी का तो नाम सभी ने सुना हुआ है। जी। अच्छा, वहां पे लोग कहते हैं कि तिरुपति बालाजी में सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, कहते हैं ना जी। और वो मंदिर जो है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मंदिर है, ये भी सुना होगा। वन ऑफ द रिचेस्ट मंदिर है, बहुत चढ़ावा आता है जी वहाँ पे। यहाँ तक कि वो लोग वो मंदिर जो है सरकार को भी जो है दान में देते हैं। ये पता है आप लोगों को, शायद सुना भी होगा। जो मंदिर का तिरुपति बालाजी का जो गर्भगृह है वो एग्जैक्ट वेस्ट में है। वहां पे जो दान पेटी रखी हुई है वो एग्जैक्ट N3 में आती है। अभी ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं, W4 N3, इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। N3 जो जोन है वो बेसिकली अट्रैक्शन का जोन है। अट्रैक्शन यानी उस जोन में अगर हम कुछ भी रख देंगे तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। वैसे मैं आप लोगों को कहूंगा थोड़ा एक बार वीडियो कॉल पे आ जाइए, ठीक है। वीडियो ऑन रखिए अपनी अपनी। भरत जी गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखा है। नो इश्यूज जी, नो थोड़ा इश्यूज। वो आपको शिखा जी, डिस्ट्रैक्शन पूनम होगा जी, बार बार वो इमेज से ना फिर। नो प्रॉब्लम। शिखा जी, पूनम जी, ओके। आप लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। बिकॉज एक्चुअली अगर मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो थोड़ी सी चीजें स्टेगनेंट हो जाएंगी, और कोई बात नहीं है। शिखा जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी दिमाग में हो, तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पूछ नहीं सकते हैं, आप मुझसे तुरंत पूछिए, ठीक है। जी। तिरुपति बालाजी की जैसे हमने बात की। अच्छा, शिव जी के मंदिरों के बारे में आपको एक बात पता है कि 10 मंदिर, 10 ज्योतिर्लिंग एग्जैक्ट सेम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं। आपको ये पता है कि अगर हम उनको मार्क करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। चांदनी चौक का नाम सुना होगा हम लोगों ने। चांदनी चौक जो मार्केट है वो इंडिया के मैप को जब हम लोग ग्रिड करते हैं तो वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आती है। अच्छा,
चलिए, कभी आप लोगों ने एक छोटी सी चीज अगर नोटिस की हो, किसी भी शहर में, जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात करें, तो दिल्ली में कैसे बोलते हैं जी, ये सेंट्रल दिल्ली है, ये नॉर्थ दिल्ली है, ये साउथ दिल्ली है, ये साउथ ईस्ट दिल्ली है, ये साउथ वेस्ट दिल्ली है, ये वेस्ट दिल्ली है। ये सुना है ना हमने, हम सबको पता है। और आप हमेशा, अच्छा ऐसे ही बॉम्बे के लिए भी आप सोच सकते हैं, वहां पे भी साउथ बॉम्बे है, साउथ ईस्ट बॉम्बे है, ठीक है, नॉर्थ बॉम्बे है। आप लोग अगर किसी भी शहर में अगर नोटिस करेंगे, तो साउथ ईस्ट और साउथ वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा पैसे वाले होते हैं। कभी नोटिस किया, उनका नाम रुतबा ज्यादा होता है। दिल्ली में दिल्ली में साउथ हम्म, सबसे महंगा एरिया है ना जी, जी Yes, जी yes, जी। yes, yes, ठीक है। yes, yes. और साउथ दिल्ली से महंगा एरिया क्या है? सेंट्रल दिल्ली। ठीक राइट। है, सेम वे मुंबई के लिए भी, सेम वे बैंगलोर के लिए भी। ठीक है। अब हमने पैसे वालों की बात कर ली, अब थोड़ा सा जो नीचे तबके पे आते हैं उनको देख लेते हैं। हमेशा देखेंगे जो साउथ वेस्ट वाला जोन अगर आप पकड़ेंगे, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट वाला अगर जोन जाएगा, वहां पे आपको गरीब ही मिलेंगे। कंपैरिजन अगर किया जाए इन टोटल, जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात करें, अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो जो साउथ दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, साउथ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, वो ज्यादा पैसे वाले होंगे और अच्छे पैसे वाले होंगे। नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले लोग ज्यादा पैसे वाले होंगे। जैसे मॉडल टाउन आपने सुना होगा, काफी अच्छे पैसे वालों की जगह है। ग्रेटर कैलाश सुना है आपने, ठीक है, महावीर एनक्लेव सुना है, ग्रीन पार्क सुना है, ठीक है ना। अब हम अगर हम सीपी की बात करें, कनॉट प्लेस की, कि वो तो सबसे ज्यादा महंगा है जी, वो एरिया, तो वो सेंट्रल दिल्ली का पार्ट आ जाता है। अगर हम इसको कभी भी आप नोटिस करेंगे, श्रीयंत्र देखा है आपने? मेरे हिसाब से सभी लोगों ने श्रीयंत्र का फोटो देखा होगा। तो श्रीयंत्र में जो बीच वाला बिंदु जो है, उसमें स्वयं मां विराजती हैं, ठीक है। तो जब बाहर से हम छोटी होती जाती हैं चीजें, हम बाहर से जब अंदर की तरफ जाते जाते हैं, तो चीजें महंगी होती जाती हैं, टफ होती जाती हैं। शायद नहीं समझ में आया होगा जो मैंने कहा है, एग्जाम्पल देके समझा देता हूं। ईश्वर के कई मंदिर हैं, सब जगह, बहुत सारी जगह, किसी भी मंदिर में चले जाओ, पूरा विश्व घूम लो, ठीक है। और कहीं भी जाओगे, हमेशा हर कोई क्या कहता है जी, अंदर झांक के देखो, मेडिटेशन करो, आंख बंद करके ढूंढो। हर कोई यही कहता है ना, आंख बंद करके ढूंढो। तो हम जिसको बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वो होता अंदर है। तो इसी तरीके से किसी भी एक बिल्डिंग में, किसी भी एक बिल्डिंग में उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या? उसका सेंटर, उसका ब्रह्म स्थान। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। महाभारत तो जी सबने ही सुनी होगी, सुनिए ना। तो महाभारत की मेन वजह क्या थी, ये पता है किसी को? आई थिंक वो वो जो दुर्योधन को अंधा बोला गया था जब when he fell down in the pond, वो करेक्ट, जो करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट अमित जी, ठीक है। वो एक्चुअली सेंटर पार्ट था, जहां पे दुर्योधन उसे फर्श समझ के पानी में गिर गए थे। तो द्रौपदी ने उनसे ये कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा। ये तो खैर केवल स्टोरी है, लेकिन असल वजह ये है कि जब अगर किसी भी बिल्डिंग के सेंटर पार्ट यानी ब्रह्म स्थान में कोई गड्ढा आ जाता है, मतलब वाटर एलिमेंट आ जाता है, तो वहां पे हर तरफ से, चारों तरफ से तबाही होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब कोर्स में, हाँ जी, हाँ जी, पूनम जी बताइए। सर मैंने सुना है कि साउथ वेस्ट में हम लोगों को कभी किसी का फोटो भी नहीं लगाना चाहिए, वरना जिसका भी फोटो लगता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या वो ट्रुथ है? नहीं, 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 वो साउथ वेस्ट नहीं, वो साउथ साउथ वेस्ट के लिए है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। हम आगे चल के सब कुछ डिस्कशन करेंगे, ये सब कोर्स का पार्ट है। राइट, राइट, राइट। जी। अब हम लोग आज कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, या हम लोग आगे इस पूरे कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो ये बात करते हैं, ठीक है।
सभी लोगों को दिख रहा होगा ये वाली स्लाइड। सबसे पहले कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है, वास्तु क्या है, ठीक है। उसके बाद में आप वास्तु से क्या क्या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का या फ्लैट का या किसी भी एक स्पेस का आप सेंटर कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 32 द्वारों की, 32 एंट्रेंसेस की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे किसी भी घर में होने 16 दिशाओं की। फिर हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स की। फिर जो 5 एलिमेंट्स है उनकी साइकिल ऑफ क्रिएशन, मतलब कौन सा एलिमेंट किसको बना रहा है, कौन सा एलिमेंट किसको खत्म कर रहा है, और कौन सा एलिमेंट किसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। हम बात करेंगे दोष की, जो वास्तु दोष कहते हैं ना कि जी ये बहुत बड़ा दोष है आपके घर में, उन दोषों की बात करेंगे हम टॉयलेट्स की बात करेंगे, हम किचन की बात करेंगे, कैसे वास्तु किया जाता है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो वास्तु का एक मैप है उसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। कैसे एक बार चार्ट को रीड किया जाता है, उस मैप के साथ में एक बार चार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने जब शिखा जी और अमित जी के घर पे हमने जब वास्तु किया था तो वहां पे एक बार चार्ट भी था, उसको कैसे रीड करना है, कैसे उस बार चार्ट को रीड करके आप उस पर्टिकुलर घर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, कैसे उस मैप को देखते ही आप सब कुछ बता सकते हैं कि इस घर में किस तरीके के लोग हैं, कैसी समस्याएं हैं, क्या इनका नेचर है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेमेडीज की, ठीक है। इसके बाद में जब हम इतनी सारी चीजों को सीख लेंगे उसके बाद में हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु की, फिर हम बात करेंगे देवताओं की, ठीक है। तो बहुत बड़ा कोर्स है और इस कोर्स को 3 या 4 क्लासेस करते करते आप इतना तो समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अगर कोई भी हम एक इशू फेस कर रहे हैं तो उससे कैसे निजात पानी है, कैसे हम अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्लाइंट से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए हमें क्या करना है। मतलब हम दूसरे का भला तो तब कर सकते हैं ना जब हम अपना भला करेंगे, ठीक है। पहले हम अपना भला करेंगे, फिर हम जगत का भला करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। और सबसे बड़ी चीज लाइफ में कर्म, अगर हमारा कर्म सही है, सही दिशा में है, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग शिव जी का ध्यान करते हुए आज से इस वास्तु कोर्स की नई शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। आप लोग एक पेन और कॉपी ले लीजिए साथ में, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वास्तु पुरुष का जन्म कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है वास्तु की, कि आखिर ये पूरा का पूरा शास्त्र, ये पूरी एक अकल्ट साइंस, ये पूरी एक गूढ़ विद्या आखिर आई कहां से। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने हमारी मीटिंग से पहले या जैसे ही हमने कोर्स सेशन शुरू किया, मैंने एक बात कही थी कि हमने शिव जी को इसलिए पूजा है क्योंकि वो वास्तु पुरुष के पिता हैं। जैसे होता है ना कि अगर एक बच्चा अगर नहीं बात मानता है स्कूल में या कहीं पे भी, तो क्या करते हैं, मम्मी उसकी क्या करती है कि बोलती है आने दो पापा को, तेरी डांट लगवाऊंगी, ठीक है। तो अगर हम शिव जी को पूजेंगे तो हमारा वास्तु, एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनने का जो सफर है बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि बेटे को अगर साधना है तो उसके लिए उसके पिता को तो मनाना जरूरी है ना, उसके पिता का तो आशीर्वाद चाहिए ना। क्योंकि अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो,
भले ही वो गवर्नमेंट का हो, किसी मिनिस्टर से हो या कुछ भी हो, ठीक है, अगर उनके पिताजी उनको बोल देते कि बेटा ये काम कर दो, फिर तो वो करना ही पड़ता है ना। प्रैक्टिकल बात है ना, करेक्ट बात है ना। तो इसी वजह से आज से हम लोग इस कोर्स के सफर में डेली ज्यादा नहीं 10 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का मेडिटेशन करेंगे। क्या हम कर पाएंगे ये चीज? शिखा जी, पूनम जी, कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड जी। तो दरअसल हुआ क्या था, अब हम जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र की, दरअसल हुआ ये था कि देव और दानवों में युद्ध कोई नई बात तो थी नहीं। देवताओं की तरफ से एक बहुत बड़ा राक्षस अंधकासुर, अब जो अंधकासुर हैं वो भी शिवांश हैं, शिव जी के ही अंश थे। अंधकासुर जो थे वो भी शिव जी के अंश थे। शिव जी और अंधकासुर में युद्ध होता है, और इतना बड़ा युद्ध होता है कि कई युगों तक चलता रहता है। इस युद्ध के दौरान शिव जी के श्वेत की एक बूंद भूमि पर गिरती है, ठीक है, और भूमि पे उस श्वेत की बूंद से एक बहुत बड़ा प्राणी जन्म लेता है। जैसे हम सभी कहते हैं ना, धरती माँ है, ठीक है, आप धरती को कुछ भी दो वो उसको एक्स्ट्रा करके देती है, तब तो वो स्वयं शिव जी हैं। तो शिव जी के श्वेत से और भूमि के गर्भ से उत्पन्न होते हैं वास्तु पुरुष, और एक बड़ा शक्तिशाली और बड़ा भयानक सा एक जीव जो है प्रकट हो जाता है, और उसको बड़ी भूख लगी होती है। तो वो क्या करता है, शिव जी से खाने के लिए प्रार्थना करता है कि आप मुझे वर दो कि मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं सब कुछ खाऊं। और शिव जी बोलते हैं तथास्तु, क्योंकि शिव जी कौन है, वो तो भोलेनाथ है ना, भोले बाबा है। तो वो कहते हैं ओके जी, तथास्तु, खाओ। और वो दानव जो है सब कुछ खाने लग जाता है। इधर देवता डर रहे होते हैं, इधर राक्षस डर रहे होते हैं कि भाई ये कौन बला आ गई कि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करेगा। तब 33 देवताओं की तरफ से और 12 राक्षसों की तरफ से अलग अलग एनर्जीज या शक्तियां उस वास्तु पुरुष को पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि वो तो पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सब खा जाता, इस हिसाब से खा जाता, पर्वत खा गया, नदियां सब खा जाता था। और उसे फिर ब्रह्मा जी के पास लेके आते हैं। तो ब्रह्मा जी वास्तु पुरुष को ये वरदान देते हैं कि आज से जब भी इस भूमि के ऊपर कुछ भी निर्माण होगा, बिना वास्तु के आशीर्वाद से, जब तक वास्तु पुरुष का उसमें आशीर्वाद नहीं होगा, वहां पे समस्याएं रहेंगी। अब वास्तु पुरुष के आशीर्वाद से क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब तक पंच महाभूतों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वास्तु पुरुष ने इन्हीं पांचों तत्वों को खा रहे थे। भूमि को वो खा रहे थे, जल को, आकाश को, सब कुछ खाए जा रहे थे, अग्नि को, तो उन्हें जो मिल रहा था वो सब खा रहे थे, ठीक है। हमारी धरती, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ पंच तत्वों पे आधारित है ना, और वास्तु पुरुष इन्हें खाए जा रहे थे, इन्हें खाते जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि जब भी कोई एक घर बनेगा, कुछ भी घर बने, चाहे एक हॉस्पिटल बने, चाहे महल बने, ऑफिस बने, फैक्ट्री बने, जब भी वहां पे वास्तु के नियमों के अनुसार चीजें होंगी तो बहुत सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आएगा। और अगर वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वहां पे समस्याएं आएंगी। यहां तक कि सनातन धर्म के अनुसार जो गृह प्रवेश की पूजा होती है, सब लोग कराते हैं ना, गृह प्रवेश की एक पूजा होती है। जब हम नया घर लेते हैं या कहीं पे भी एक कुछ नया शुरू करते हैं तो एक पूजा कराते हैं ना, गृह प्रवेश, जी जी कुछ भी शुरू करने से पहले।
वो हकीकत में वो जो पूजा होती है वो वास्तु पुरुष की पूजा होती है। वहां पे वास्तु पुरुष को बनाया जाता है। वो बात अलग है कि आजकल के जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो पंडित जी जो हैं, वो उतना ज्ञानवान नहीं रहे। तो वो ठीक है जी, अब जैसे दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में जो लोग हैं, उनका क्या है कि हाँ जी, आप बस सत्यनारायण की कथा कर दीजिए और बस जयराम जी की हो गया काम शुरू। लेकिन वास्तु पुरुष की पूजा, वास्तु देवता की पूजा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी घर में। अगर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक क्वेश्चन आप लोग ये भी हो सकता है आपके दिमाग में हो, शायद नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर से मैं खुद ही बता देता हूं कि क्या एक घर को वास्तु ऑस्पिशियस बनाने के बावजूद क्या एक वास्तु पूजा की जरूरत होती है? ये चीज किसी को आया था दिमाग में कि वास्तु पुरुष की पूजा की भी जरूरत है क्या? जैसे कि अमित जी और शिखा जी जो हैं, ठीक है, एक वास्तु पूजा की जरूरत हमेशा होती है, सो दैट जो हमने वास्तु चीजें ठीक की हुई हैं, वास्तु ऑस्पिशियस बनाया हमने अपना घर, वो वास्तु ऑस्पिशियस बना रहे। कोई भी एक नेगेटिव एनर्जीज या गलत तरीके के इन्फ्लुएंसेस कुछ भी हमारे लाइफ पे एक नेगेटिव इफेक्ट ना डालें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी कोर्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोगों के सामने एक स्क्रीन पे आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही होगी, दिख रही है? ये जी, पिक्चर जो है आपको जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स है किसी के पास भी नहीं मिलेगी। ये फोटो कोई नहीं देता। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें शक्ति चक्र भी लगाया हुआ है हमने। शक्ति चक्र क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और आपको अलग अलग तरीके के नाम दिख रहे होंगे, भल्लाट, सोम, ब्रह्मा, आर्यमा, भूधर, दिख रहा है ये सब कुछ। हेड देखेंगे तो आप वो थोड़ा सा, हमें वहां पे सिक्की लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ एक बारी, थोड़ा सा जूम किया तो दिख रहा है ये जो हमारा सिर है वो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप लोग देख पा रहे हैं? जी भरत जी। जी, तो ये जो इमेज है ये आपको कोई भी कंसल्टेंट आपको दिखाएगा भी नहीं और समझाएगा भी नहीं। इस इमेज के ऊपर हम बात करेंगे जब हम लोग एडवांस वास्तु के लिए अग्रसर होंगे। जब हम लोग पहले बेसिक वास्तु सीखेंगे, बेसिक वास्तु सीखने के बाद जब हम लोग देवताओं के ऊपर आएंगे, उस समय पे ये इमेज हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें आपको कोर्स में मिलेंगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अब वास्तु क्या है बेसिकली? अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज की हिसाब से बात करें या जो आजकल की लैंग्वेज है अगर हम उसके हिसाब से बात करें, तो वास्तु एक आर्ट है किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने का। ठीक है, किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स यानी कि सबसे पहले जल, वाटर, उसके बाद वायु, एयर, उसके बाद में फायर, अग्नि, उसके बाद में धरती, अर्थ एलिमेंट, उसके बाद में आपका स्पेस। ठीक है, ये और स्पेस फिर से आ जाता है जल पे। ये पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स, अगर हम किसी भी एक बिल्डिंग में इनको पांचों को अगर हम लोग इन्हें बैलेंस कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उस घर में पैसा बहने लग जाता है। जैसे अगर हम लोग कहें, भगवान को हम लोग सभी लोग पूजते हैं कि गणेश जी की, शिव जी, ये सब हमारे लिए कौन है? भगवान। ठीक है, यही कहते हैं ना जी। तो अब देखो भगवान में वास्तु कैसे आता है। भ से भूमि,
ग से गगन, व से वायु, बड़े आ से अग्नि और न से नीर। तो जब किसी भी एक स्पेस में हम लोग पांचों एलिमेंट्स को, इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर देते हैं, तो वहां पे ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि वहां पे एक इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। समझ गए? अभी तक समझ में आ रहा है सबको जो जो मैं बता रहा हूं? कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। ओके जी। अब आप वास्तु, एक ऑस्पिशियस प्लेस में, अगर आप जो वास्तु ऑस्पिशियस प्लेस है, आप वहां से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? अगर आप एक ऐसे घर में रहते हैं, भले वो ऑफिस हो या वो एक घर हो या फैक्ट्री हो, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। अच्छा, जब क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा? हम सही डिसीजंस लेंगे। सही बात है ना? अगर दिमाग शांत रहेगा तो डिसीजंस बिल्कुल सही होंगे। अगर दिमाग ही शांत नहीं है तो फिर तो लड़ाई होगी। फिर वो भले ही पति पत्नी में हो या पिता पुत्र में हो या बच्चों से किसी भी रिलेटेड में, या ऑफिस में हो। ठीक है? तो माइंड में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? दूसरी चीज, खुशहाली रहेगी घर में। आप लोगों के कुछ ऐसे भी दोस्त वगैरह होंगे, या आप लोग कुछ ऐसे घरों में भी जाते होंगे जो बहुत पैसे वाले हैं लेकिन खुश नहीं रहते उनके यहाँ पे लोग। ऐसे किसी को जानते हो, या ऐसा कोई लोग देखा है? मिले हैं किसी ऐसे लोग से कि उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों के पास कुछ ही नहीं है? पूनम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पे हैं। ये से बहुत लोगों को देखा है ऐसे। देखा है ना? एनेक्साइटी एक आजकल का एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के यहाँ पे, कि बहुत एनेक्साइटी फील होती है जी, बहुत ओवर थिंकिंग है जी, समझ में नहीं आता। लोगों को तो यहाँ तक कि एनेक्साइटी का अटैक्स तक आने लग गए हैं। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक क्लाइंट आए थे, वो बोल रहे जी सब चीज़ है हमारे पास, लेकिन इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, इतनी एनेक्साइटी है जिसकी लिमिट नहीं है जी। तो वो एनेक्साइटी के लिए जो लोग बड़ी हॉस्पिटलों में लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, अगर वो अपने घर का वास्तु ठीक कर ले तो वो एनेक्साइटी वैसे ही दूर हो जाने की है। आगे चलेंगे जब हम लोग कोर्स में, तो हम लोग हेल्थ के ऊपर भी बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे लगभग 25 से 30 बीमारियां वास्तु के गलत होने की वजह से लोग पीड़ित रहते हैं पूरी जिंदगी। उस पर भी हम बात करेंगे, वो एडवांस वास्तु में आएगा। ठीक है? और पैसे तो देखो जी, सबको चाहिए ही चाहिए पैसा। हम बहुत से लोग कहते हैं ना जी, कुछ भी हो जाए जी, पैसा आना चाहिए। तो वो पैसा वास्तु से ही आता है। अगर आप देखेंगे तो जितने अमीर लोग हैं ना, जितने अमीर लोग हैं, उनका घर वास्तु ऑस्पिशियस मिलेगा ही मिलेगा आपको। फिर ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उन्हें जानता कोई नहीं है। उनके पास फेम ही नहीं है, कोई नहीं जानता। ऐसे भी मिले होंगे आपको लोग, ऐसे भी लोग, कई लोगों को आप जानते होंगे जहाँ फेम तो पूरा है लेकिन कुछ है नहीं उनके पास ही। उन्हें मतलब एक गली छोड़ के दूसरी गली में भी कोई नहीं जानता। अब वो लोग उससे ही परेशान होते हैं। तो वास्तु फेम भी देता है। अगर आपको फेम नहीं मिल रही तो उसको भी रिजॉल्व करता है। कॉन्फिडेंस की अगर प्रॉब्लम है किसी में, जैसे होते हैं ना बहुत से बच्चे कि या तो वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या बिल्कुल डरे सहमे से रहते हैं। देखे होंगे कुछ लोगों को, आप जानते, कुछ बच्चों को भी जानते होंगे, कुछ लोगों को भी जानते होंगे। इवन कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा जो बड़े डरे सहमे से रहते हैं। मतलब वो ना कुछ कह ही नहीं पाते, किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते। वो भी गलत वास्तु की वजह से होता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने अगर देखो, जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है ना, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम देखा ना, जो तुतला तुतला के तो नहीं, जो अटक अटक के बोलते हैं लोग। ठीक है? वो भी वास्तु से संबंधित है।
अब क्या है, बहुत से घरों में जैसे पैसा पानी की तरह वेस्ट होता है कि जी हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन कुछ हमारे पास बचता नहीं है, बस पैसा बस सब खर्च हो जाता है जी, ठीक है, या कोई ताकत ही नहीं रहती कुछ करने की। पूरब जी अपनी तरफ कह रही है कि जी मैं कमाती बहुत हूँ लेकिन कुछ बचता नहीं है मेरे पास। अच्छा है। तो ये सभी चीजें वास्तु से ठीक हो जाती हैं। या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो भी पढ़ने लग जाते हैं। कुछ किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, आजकल बच्चों में बहुत आ रहा है, डाउन सिंड्रोम है जी बच्चे को, ठीक है। यहाँ तक कि अगर चीजें सही तरीके से की जाएं और अच्छा कंसल्टेंट हो तो डाउन सिंड्रोम भी ट्रीट हो जाता है। हमारे पास एक केस है, बहुत जल्दी वो भी हो सकता है आप लोगों के साथ सम्मिलित होंगे। उनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और वो अब काफी हद तक सही हो चुका है। जब हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, डिप्रेशन के जो मरीज हैं आजकल, बहुत एक नई बीमारी चल गई है जी, डिप्रेशन हो रहा है लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर आप वैसे नोटिस करेंगे तो जो गरीब लोग होते हैं ना, उन्हें क्या पे कोई डिप्रेशन नहीं होता, वहां पे लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। डिप्रेशन के शिकार वही लोग होते हैं जिन लोगों के पेट भरे होते हैं, जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, हो सकता है आप लोग आगे चल रात में डिस्कस करो कि आचार्य जी कहानियां बहुत सुनाते हैं, लेकिन कहानियां सुनाने का मेन मकसद ये है कि उस पर्टिकुलर चीज को आप आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, वो क्लैरिटी रहे माइंड में। 3 लोगों की डेथ होती है एक ही टाइम पे, एक ही दिन। तो उन लोगों का ऑटोप्सी होती है, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, जब हम लोग किसी की डेथ हो जाती है तो पुलिस लेके जाती है ना, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम होता है, थैंक यू अमित जी, पोस्टमार्टम होता है। तो एक के पेट में निकलता है शाही पनीर, ठीक है, एक के पेट में निकलता है आलू, और एक का पेट होता है खाली, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ पूछा जाता है कि हाँ जी क्या कॉज ऑफ डेथ है यहाँ पे लोगों का, तो जो जिसके पेट में शाही पनीर निकलता है उसने सुसाइड किया होता है। सुसाइड क्यों किया होता है? कि उसके पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, पैसा बहुत है जी लेकिन खुशी नहीं है, ठीक है। जो दूसरा वाला होता है जिसके पेट में आलू होते हैं, उसके पास रोटी खाने के पैसे हैं, थोड़ा बहुत अपना घर चला रहा है, लेकिन बीमारी से मर गया है, क्योंकि ज्यादा आलू खाने से लोगों को शुगर भी हो जाती है ना, डायबिटीज हो जाती है। और जो तीसरा शख्स होता है जो भूखे पेट होता है, वो मरा होता है जो 70 साल की उम्र में, और पूरे पूरे जिंदगी उसने क्या किया होता है, उसने मजदूरी की होती है, वो पूरे जिंदगी कमा कमा के थक जाता है लेकिन अपना पेट पूरा नहीं कर पाता, लेकिन बाकी दोनों से ज्यादा जिया होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डिप्रेशन है, जो जिसने शाही पनीर खाने के बाद में भी सुसाइड कर लिया, अगर वही शाही पनीर जो दूसरे वाला खा रहा होता तो वो बड़ा खुश रहता, वो इस बात से सुकून में होता कि भाई मेरे पास सब कुछ है। या जो भूखे पेट मरा है, अगर वो शाही पनीर उसके पास में होता तो उसकी जिंदगी ही कुछ और होती। तो डिप्रेशन की जो बीमारी है ना, ये सिर्फ अमीरों के यहाँ होती है या अपर मिडिल क्लास लोगों के यहाँ होती है। जब आप लोग आगे चल के कंसल्टेंसी करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पे इंक्वायरी आएगी कि हमारा बच्चा ना बड़ा डिप्रेस रहता है जी। आप पूछो जी डिप्रेशन क्यों हो गया है उनके यहाँ पे, जी कुछ नहीं जी, इसकी ना गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई है। और आज के टाइम में देखो जी, गर्लफ्रेंड का मतलब है कि मतलब पैसा होना चाहिए तभी गर्लफ्रेंड होती है।
पूछो जी क्या हो गया जी? कुछ नहीं जी, इससे ना एक्सीडेंट हो गया था, इसकी ना नई गाड़ी जो है वो टूट गई है, कि नया फोन नहीं दिला रहे जी इसलिए डिप्रेस है। मेरे क्लाइंट हैं, राजीव नाम है उनका, उनका बेटा इसलिए डिप्रेस था क्योंकि उसके पापा उसे बर्थडे पे नई होंडा सिटी नहीं दिला रहे हैं। वो इसलिए डिप्रेस है क्योंकि उसके पापा उसे नई होंडा सिटी नहीं दिला रहे हैं। वो लोग जब मेरे पास आए तो मैं उनके घर पे गया, तो लास्ट में उसके पापा ने उसको पता है क्या किया? उसको दिलाई उन्होंने होंडा सिटी। फिर वो मेरे पास जब आए कि बोले कि अब हम इसका करें क्या, कि ऐसे तो ये कुछ भी करता रहता है। तो मैंने कहा जी देखो, ये डिप्रेशन नहीं है, ये आपने जो अभी तक अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं ना, ये वो है, ये जिद है। आप जितनी जिद पूरी करती जाएंगे उतनी चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है? अगर आपके पास भी अगर ऐसा कोई केस आए आगे चल के, तो पहले ये चेक कर लेना कि कहीं बच्चा जिद तो नहीं कर रहा, कि जिद में जी 2 दिन से खाना नहीं खाया और वो बोल रहा है कि ये बच्चा ना डिप्रेस हो गया, हमारा गेट अंदर अंदर बंद बैठा हुआ है, क्यों जी? क्यों ये गाड़ी नहीं दिला रहे हैं हमें? तो ये चेक जरूर कर लेना। एक जोन होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, आप लोग आगे पढ़ेंगे। उस जोन में अगर किसी का बेडरूम है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जैसे कि अभी अब हम बात कर ही रहे हैं, तो अमित जी आपके घर में एक जो बेडरूम है नीचे वाला, आपको याद होगा वहां पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आपका बेटा और आपके पिताजी जो है उनका बेड आता था, याद होगा आपको, करेक्ट? जी जी फिर वो हमने बेड वहां से शिफ्ट करवाया था, या जी वहां जी। एक रेड बल्ब भी चलवाया था ताकि वहां की स्ट्रेंथ को हम लोग एग्जॉस्ट कर सकें। याद है बेटा? ठीक है। हाँ ये जी वो, जी जी समझ गया। ये वही जोन है जिसमें बैठने से बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं। यहाँ पे बैठने से बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा टाइम बिताने से नशे की आदतें भी हो जाती हैं। और नशे भी वो ड्रिंक वगैरह नहीं, नशे भी ड्रग्स, ऐसे ऐसी चीजें होने लगती हैं। हम आगे चल के जब इसमें आगे बढ़ेंगे, हम फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात करेंगे, सीखेंगे ना कि आखिर फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे लेना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है तब उनके पास कोई नहीं होता। उनका पूरी जिंदगी में यही रोना होता है, यार मैं तो सबकी मदद करता हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता। मिले होंगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग, ये भी वास्तु की वजह से है। मतलब है कोई ऐसे लोग? मेरे हिसाब से एक आध आप ही लोगों में से मिल जाएंगे जो लोगों की मदद करते हैं लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। या एक कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको जब जरूरत पड़े तब उनके पास लोग होते हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उनकी हेल्प करने के लिए लोग हैं, भले वो फाइनेंशियली हो या कैसे भी हो, उनकी हेल्प होती है। वो भी अगेन सब वास्तु के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट क्वालिटीज, अब जब हम लोग फैक्ट्री वास्तु के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के कोर्स में एडेड नहीं है, बट थोड़ा सा मैं उसको टच करूंगा, प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह सब चीजों पे, सब कुछ वास्तु के ऊपर। नई अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जो पूरी हम लोग अपॉर्चुनिटीज हमें चाहिए होती हैं अच्छी, वो भी वास्तु के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद में हेल्थ हो गया आपकी, ये सब कुछ वास्तु, मतलब अगर मैं देखूं तो टेक्निकली सभी चीजें आ जाती हैं इसमें। अगर आप इसमें देखेंगे, एक इंसान को अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, वो सभी चीजें एक वास्तु ऑस्पिशियस जोन में, स्पेस में रहने से वो अचीव कर सकता है। ठीक है, यू कैन अचीव एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको हम बाद में बात करेंगे। अब बेसिकली आप ये चीजें लिख लीजिए, इसका नोट बना लीजिए, ठीक है? ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम वास्तु करते हैं, इसका एक पॉइंटर बना लीजिए। सबसे पहले किसी भी घर में वहां की एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां की जो किसी भी घर की
किसी भी फ्लोर की, किसी भी फ्लैट की, हमारी मेन एंट्रेंस कहाँ पर है, वो सबसे ज्यादा जरूर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एंट्रेंस पॉजिटिव होगी हमारी, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी हमारे को वैसे ही मिलने लगेगी। उसके बाद में हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या क्या दोष हैं वहां पर और उनके ट्रीटमेंट क्या होंगे। अब दोष में जैसे कि कलर हो जाता है, टॉयलेट हो जाता है, आपका किचन हो जाती है। जब हम लोग और डीप जाते हैं तो वहाँ पे शेप्स हो जाती हैं कि क्या शेप्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं कि 16 जो डायरेक्शंस हैं, जो वास्तु जोन्स हैं, वो चेक करने होते हैं। फिर उन 16 जोन्स में वो 5 एलिमेंट्स हमारे बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फायर के जोन में हमने वाटर एलिमेंट की चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं। इतना सब करने के बाद फिर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम 5 एलिमेंट्स को आपस में सिंक्रोनाइज रखते हुए एक एवरेज बैलेंस पे लेके आ सकते हैं। उसके बाद में हम वास्तु रेमेडीज, जैसे अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए सर्टेन रेमेडीज होती हैं जिनको हम यूज करेंगे। उसके बाद में हम कुछ एस्ट्रो वास्तु की रेमेडीज करते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जिनका वास्तु आप बिल्कुल ठीक कर देंगे, उनके घर में आपने सब चीजें ठीक कर दी, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा जी। वो क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी जन्म पत्री में वो दशा ही नहीं आई है, या जन्म पत्री में वो एक दोष है। तो उस जन्म पत्री में उन दोषों से रिलेटेड हमें रेमेडीज करानी होंगी। कुछ दान भी होते हैं, ठीक है, कुछ आपको, जी बोलिए बोलिए शिखा जी। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे इस कोर्स के साथ हमें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉल, देखिए एस्ट्रो वास्तु जो है वो बहुत हाई लेवल पे आ जाती है एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। अगर आप बेसिक वास्तु और एडवांस वास्तु में जाते हैं तो वहां पे एस्ट्रोलॉजी की इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है। मतलब हमारी जो ऊपर, अगर हम 7th जो स्टेप है एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, अगर हम उसको हटा देते हैं, ठीक है, तो ऊपर के जो 6 स्टेप्स हैं वो पूरे करने से भी आप एक बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। चिंता मत करिए। और अगर कोई इशू होता है तो मैं तो हुई, जी जी। ठीक है। अब बात करने वाले हम ब्रह्मस्थान की, कि किसी भी एक सेंटर को आप कैसे निकालेंगे किसी भी फ्लैट में। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये हमेशा समझना होगा कि अगर हम किसी का सेंटर निकाल रहे हैं, किसी भी घर का, ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस आपको ये तो पता चल जाएगा कि इस घर का ये सेंटर प्ले कर रहा है, ठीक है। लेकिन बड़ी रेमेडीज को, इंपॉर्टेंट रेमेडीज को वर्क करने के लिए हमें एक मैप हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अमित जी और शिखा जी को याद होगा कि इनिशियली हमें जब एक छोटी सी आप लोगों की एक पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, तब हमें मैप की जरूरत नहीं थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमें उसको काफी डिटेल में जाना था, तब हमें मैप चाहिए ही था। और एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए, प्लस सामने वाले इंसान को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कह दीजिए सामने वाले, सर आप मुझे मैप दे दीजिए, ठीक है। अब किसी भी एक स्पेस का सेंटर कैसे निकालते हैं, तो चलिए उसको सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। सभी लोग, अच्छा आप लोगों के पास लैपटॉप्स तो होंगे आई बिलीव, या नहीं है? आवाज नहीं आ सर रही मैं है? तो ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ अभी ना, मैं अच्छा तो अच्छा, रास्ते नहीं में। वो कोई इशू नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो जैसे आपके अपने घर का सेंटर हो गया, या किसी भी एक हम्म। पर्टिकुलर कोई भी लेआउट ले लीजिए, गूगल के ऊपर अगर आप लेआउट्स डालेंगे तमाम मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जो करने वाले हैं,
उसको एक बारी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इवन हम सेंटर के ऊपर एक पूरा सेशन भी रखेंगे, एक आधे घंटे का, आधे घंटे 40 मिनट का, कि हमें आखिर सेंटर निकालना कैसे है। ठीक है, मैं अभी एक टैब खोल लेते हैं। आप लोगों को ये अब एक वेबसाइट दिख रही होगी और एक ग्राफ टाइप का कुछ दिख रहा होगा अभी अपनी स्क्रीन पे, करेक्ट है? दिखाई दे रहा है जी? दिख रहा है भरत जी? दिख रहा है भरत जी। पूनम जी आपको दिख रहा है? यस सर, मुझे भी नजर आ रहा है। ओके, एक हमारे पास एक मैप अवेलेबल है, ठीक है? खैर मैप्स तो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन एक हमारे पास मैप अभी आया हुआ है जिसको हमें जिसका हमें सेंटर निकालना है अभी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या किया है, एक मैप यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जी। नॉर्मल हम पॉलीगन में गए, इसके ऊपर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होगी नहीं वैसे, क्योंकि मोस्टली जो भी आप लोगों को मैप्स चाहिए होंगे आगे चल के, ठीक है, वो एक आर्किटेक्ट आपको डिज़ाइन करके देगा, तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? बट स्टिल अगर लेट सपोज आपके सामने एक मैप आ जाए और आपको उसका सेंटर निकालना पड़े, तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये सीख लेना एक +1 होता है, ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी मान लीजिए आपके पास एक जो आपका इंजीनियर है वही बोले कि जी मेरे को इसमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका मैप कैसे, कौन सा इसका सेंटर जो है कौन सा लिया जाएगा, तो कम से कम आप उसे बता पाओ कि भाई ये सेंटर लेना है, ठीक है? थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर लिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। अभी आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, करेक्ट? हमने इसको एज अ पॉलीगन सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे जो यहाँ का बाउंड्री एरिया है वहां पे कनेक्ट करते जा रहा हूँ, देख रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मे बी इतने पोर्शन को आप सिलेक्ट कर लोगे अलग से एज अ इमेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? एक कमांड हमने यहाँ पे दी,
पॉलीगन सेंट्रॉइड। इस पॉलीगन का नेम चेक कर लिया हमने, पॉली1 है, सेंट्रॉइड पॉली1, एंटर। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो एक ब्लैक डॉट बन के आ गया है आप लोगों के सामने, जे दिख रहा है आपको? ये इस पर्टिकुलर एरिया का सेंटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सीधे मार्क किया ये और आपने आगे इंजीनियर को भेज दिया कि भाई ये सेंटर है इसका। अब बहुत सारे आपको ऐसे कंसल्टेंट्स भी मिलेंगे या बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो बोलेंगे जी एल शेप का कैसे निकलेगा, तो वो बोलेंगे जी हमारा तो स्क्वायर में ना एक पर्टिकुलर पोर्शन कटा हुआ है। इस वेबसाइट का, इस टूल का बेसिकली जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इस टूल का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपके पास कैसी भी शेप की बिल्डिंग हो, ट्राइंगल हो, एल शेप हो, इर्रेगुलर शेप हो, जैसे आपने काफी लोगों से सुना होगा कि जी हमारा तो गौमुख है, यानी आगे से जो है आपका पतला है और पीछे से चौड़ा है, कि कोई भी बोलेगा जी शेरमुखा है, कि आगे से फ्रंट चौड़ा है पीछे से पतला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। लिख लीजिए सबसे पहले अपने पास में वेबसाइट GeoGebra.org/classic। से बता दीजिए वेबसाइट। G for golf, E for echo, O for orange, G for gun, E for echo, B for boy, R for Rahul, A for apple, .org, O for orange, R for Rahul, G for gun /classic, ठीक है जी। ठीक है, GeoGebra.org/classic। इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग हम एक आधे घंटे का सेशन रखेंगे आगे चल के, जिसमें आपको ये पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। लगभग 10-20 मैप्स को हम ग्रिड करेंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोग वर्किंग करेंगे आगे चल के, जब आप लोग कंसल्टेंट्स बन जाएंगे, तो आपको एक तो लैंड एनर्जी को देखना इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ में जो आर्किटेक्ट ने मैप दिया है वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब वापस से आ जाते हैं। मेरे हिसाब से सेंटर अभी आई थिंक आप लोगों को इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी खुद अभी उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया है। बट इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग इस पर एक टोटल आधा घंटा देने वाले हैं, आधा घंटा 40 मिनट। अभी आप लोगों को अपने सामने एक इमेज दिख रही होगी, दिखाई दे रही है पूनम जी, शिखा जी? जी। ये बेसिकली एक शक्ति चक्र है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा कि इसमें नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ NNE, ठीक है, ENE, ये डिफरेंट आपको दिखेगा। साउथ SE, साउथ वेस्ट, WSW, वेस्ट WNW, NW, ठीक है। और
बीच में ये हमारा ब्रह्म स्थान हो गया, और ये आपको बड़ी वाली लाइंस दिख रही हैं जो NNW और नॉर्थ, ये वाली लाइंस, ये तो है जी जोन, जो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, जो हमने कहा 16 जोन्स जो हैं, ठीक है, तो हम आगे चल के इन्हें डिस्कस करेंगे। और इन्हीं में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर जोन में आपको 2 एंट्रेंसेस और दिखेंगे, 2 सब सेक्शंस दिखेंगे, जैसे कि N4 N5 N2 N3 दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हैं इसको? जी जी। ऑल्दो आपको ये अगेन पूरा मटेरियल मिलेगा, ये शक्ति चक्र भी मिलेगा आपको, जो हमें N1 N2 N3 N4 या E4 E5 ये सब जो दिख रहा है, ये हमारे एंट्रेंस के जोन्स हैं, ठीक है। 360 डिग्री का सर्कल होता है, पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है। 4 दिशाएं होती हैं, हमें 4 दिशाएं पता है ना जी, कौन कौन सी हैं 4 दिशाएं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। करेक्ट। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को हमने हाफ में हाफ कर दिया, तो कितने हो गए जी? 8। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब क्या किया हमने, इन 8 डायरेक्शंस को, 8 जोन्स को हमने